हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं FST 13, है ना। FST 13 का इनऑर्गेनिक पार्ट डिस्कस करेंगे, है ना। होपफुली आप अच्छे होंगे अपने घरों में और खूब जम के पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम, और अब तो डेट भी आ चुकी है 26 नीट, 26 जुलाई को आपका पेपर है नीट का, है ना। तो उस एग्जाम के लिए आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और डेडिकेटेड मेहनत कर रहे होंगे ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो FST 13 के सोल्यूशन से शुरू करते हैं। FST 13 का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पहला क्वेश्चन ही इनऑर्गेनिक का है। आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है और मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा हुआ है कि आप डिफरेंट मेथड्स हैं और उन मेथड्स की प्यूरिफिकेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग का आपको दे रखा है लिस्ट। तो पहला दे रखा है आपको वैन अर्गल मेथड। फर्स्ट इज वैन अर्गल मेथड, है ना। फर्स्ट इज वैन अर्गल मेथड, ठीक है। सेकेंड दे रखा है आपको सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। थर्ड दे रखा आपको क्यूपलेशन एंड फोर्थ दे रखा आपको पोलिंग। आपसे पूछा गया है कि इनके रिस्पेक्ट में ये कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं किसको प्रोडक्शन के लिए। अब आपको पता है कि वैन अर्गल मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन, वेपर फेज प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए यूज होता है ना। तो वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए क्या यूज करते हैं, वैन अर्गल मेथड। और इसके लिए एक स्पेसिफिक मेटल है जो हम यूज करते हैं, वो है टाइटेनियम। कौन सा मेटल यूज करते हैं, टाइटेनियम। तो याद रखिए वैन अर्गल मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम के लिए, है ना। नेक्स्ट सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, अगेन एस ब्लॉक का ग्रुप, एस ब्लॉक का ये है। और सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के लिए हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस का यूज करते हैं। थर्ड क्यूपलेशन। तो आपको याद होगा जब मैंने क्यूपलेशन आपको पढ़ाया था, मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि क्यूपलेशन इज यूज्ड इन लेड एंड जब उसमें सिल्वर की इंप्योरिटी हो तब हम क्यूपलेशन का यूज करते हैं। तभी हम पार्स मेथड का भी यूज करते हैं, बट पार्स मेथड इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्यूपलेशन मेथड का यूज करते हैं जब हमारे पास, याद रखिए और उसको इस तरह से याद रखिए कि क्यूपलेशन मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई नोबल मेटल होगा। हमारे पास क्या होगा, नोबल मेटल, एंड साथ में कोई और डिफरेंट मेटल्स होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एलॉयज टाइप का होगा, ठीक है। तो नोबल मेटल मतलब जैसे सिल्वर एंड गोल्ड, है ना। और साथ में हमारे पास कोई और मेटल होगा जैसे लेड, आर्सेनिक, बाकी सारे मेटल्स, ठीक है। तो तब हम क्या यूज करते हैं, क्यूपलेशन। तो इसमें नोबल मेटल कौन सा है, कॉपर और सिल्वर में सिल्वर इज द नोबल मेटल। तो सिल्वर के लिए हम इसकी प्रिपरेशन के लिए हम यूज करेंगे, है ना। लास्ट है पोलिंग मेथड। पोलिंग होता क्या है, पोलिंग इज अ कार्बन रिडक्शन। कार्बन के थ्रू हम रिडक्शन जब करते हैं ना, दैट मेथड इज नोन एज पोलिंग मेथड, राइट। तो अब इसका हमने बेसिकली पढ़ा था, इसका मेजर यूज होता है टिन के केस में, सबसे मेजर यूज किस में होता है, टिन के केस में। लेकिन कभी कभी ये कॉपर के केस में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी कॉपर के केस में भी यूज किया जा सकता है। तो वैन अर्गल मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, सॉल्वे प्रोसेस, extraction of Na2CO3 या preparation of Na2CO3, cupellation, extraction of noble gases from different metals, है ना, या इन दोनों metals को separate करने का process is cupellation. And polling क्या है, polling is separation of a metal or refining of a metal or extraction of a metal from its oxide using carbon as a reduction, ठीक है। तो कार्बन, क्योंकि पोलिंग में बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। पोलिंग में होता क्या है कि आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया, वो मिक्सचर डाला, ठीक है ना। और इस मिक्सचर में आपने एक पोल डाल दिया, ग्रीन वुड, क्या डाल दिया, ग्रीन वुड, है ना। ग्रीन वुड में क्या होता है आपको पता है, कार्बन होता है। और ये कार्बन जो है, कार्बन क्या करेगा, अगर इसमें कोई भी ऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो उसको रिड्यूस करके उसके मेटल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर उसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया तो आपको वो मेटल रिफाइंड फॉर्म में मिल गया, ठीक है ना। तो पोलिंग मेथड इज यूज फॉर कॉपर। आप याद रखिए कॉपर और टिन के लिए खासकर यूज किया जाता है। क्यूपलेशन मेथड नोबल मेटल्स, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए, ठीक है। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट के लिए, और वैन अर्गल मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम के लिए, है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको एक रिएक्शन दी गई है और पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन को जिस तरह से CaO प्लस कार्बन गिव्स अस X plus CO,
और आपसे पूछा गया ये x क्या है, ये x क्या है। इसको जानने के लिए आपको एक बहुत बेसिक सा फंडा समझना पड़ेगा कि कार्बन जो है वो मेटल को या कैल्शियम मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकता। कार्बन कैल्शियम मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकता, राइट। विच मींस कार्बन ने खुद को तो ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं किया, तो फिर और कैल्शियम को ये रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि कैल्शियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर आता है। विच मींस अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हुआ, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हुआ तो और कैल्शियम का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये खुद को ही ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, खुद को ही रिड्यूस कर रहा होगा, खुद को ही क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज और खुद को ही रिड्यूस। ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि कार्बन जो है, कार्बन खुद को क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए कार्बन कहां जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। अब अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो किसी ना किसी को रिड्यूस करेगा, ये तो बेसिक फंडा होता है ना, सिंपल फंडामेंटल थिंग है कि अगर कोई खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो किसी ना किसी को क्या कर रहा है, रिड्यूस। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन को रिड्यूस और हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उससे ज्यादा फर्दर रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता। अब रिडक्शन किसका हो सकता है, कैल्शियम का, लेकिन कैल्शियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर में आता है, सबसे ऊपर, ऑलमोस्ट ऊपर सीरीज में आता है, तो विच मींस कार्बन कैल्शियम को भी रिड्यूस नहीं कर सकता। विच मींस अब यहां से दिमाग लगना शुरू होता है। दिमाग कैसा लगेगा कि अगर कार्बन ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं करेगा, कैल्शियम को रिड्यूस नहीं करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा। इसमें कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं है। विच मींस कार्बन खुद को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को ही क्या कर रहा है, रिड्यूस। विच मींस ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ही ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, आपको डिसप्रोपोर्शनेशन, क्योंकि एक ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन बन रहे, व्हिच मींस ये एक्चुअल में क्या रहेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या रहेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना, क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसने उसको ऑक्सीडाइज किया तो कैल्शियम के साथ कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, CaCO। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास जब कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 है, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, कैल्शियम पे चार्ज है +2, ऑलवेज +2। कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो वो न्यूट्रल रहेगा, तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, व्हिच मींस C2 पे क्या चार्ज है, C2 पे चार्ज है 2-, C2 पे चार्ज है 2-, है ना, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो C2 पे चार्ज है 2-, क्योंकि बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो याद रखिए ये C2 2- वाला एनायन है, C2 2- वाला एनायन है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बनेगा, CaC2 या कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है which of the following reaction can produce pyro acid, कौन सा following reaction will produce pyro acid, आपको ये पूछा गया है ना, तो आपको ये बताना है कौन सा रिएक्शन produces pyro acid। ठीक है, अब आपको रिएक्शन दिया गया है, पहला रिएक्शन दिया गया है 2H2SO4 ऑन हीटिंग, ये पायरो एसिड देगा। सेकेंड रिएक्शन दिया गया है 2H3PO4 ऑन हीटिंग, इस पर टेम्परेचर दे रखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 3H3BO4 BO3 ऑन हीटिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फोर्थ दे रखा है आपको बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आप वही कंपाउंड्स रखिए और आपको बोला गया कि आपको ये बताना है कि इसमें से पायरो एसिड कौन सा है या कौन सा वाला पायरो एसिड बनाएगा। पहले चीज आपको ये पता होना चाहिए भैया पायरो एसिड बनता कैसे है ना, सबसे सिंपल फंडा कि अगर आपको यही नहीं पता पायरो एसिड बनता कैसे तो आप कैसे बताओगे। तो पायरो एसिड बनता कैसे ये चीज समझिए। हमारे पास एक एसिड है, हमारे पास क्या है, एक एसिड है ना, एक एसिड मतलब किसी भी नॉन मेटल का जो एसिड होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होगा, जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो क्या कहलाएगा, इक एसिड। मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट इज कॉल्ड इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4 +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो क्या कहलाता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3BO3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, बोरॉन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या कहलाएगा, H3BO3। तो ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो क्या कहलाएगा, इक एसिड। इस इक एसिड में मैं एक और इक एसिड ऐड करूं और उसमें से वाटर निकाल दूं।
ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट वाटर नहीं, सिर्फ वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालूं, तो दो एक एसिड को ऐड करके मैं वाटर निकाल देता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है पायरो एसिड, मतलब पायरोफॉस्फोरिक एसिड या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड, इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो H2SO4 यूज हो रहे हैं, इसमें दो H3PO4 यूज हो रहे हैं, और उसके बाद हम हीट कर रहे हैं ताकि वाटर अमाउंट निकल जाए, तो दो H2SO4 दो H3PO4 रिएक्ट कर रहे हैं और साथ में हम हीट करके पानी भी निकाल रहे हैं, विच मींस हम ये बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में पायरो एसिड बनेगा, लेकिन थर्ड केस में पायरो एसिड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, वो भी कम टेम्परेचर से, जिससे वाटर मॉलिक्यूल तो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में पायरो एसिड बनेगा, इसमें पायरो एसिड नहीं बनेगा। पायरो एसिड होता क्या है, दो एक एसिड को ऐड करो, उसमें से वाटर हटाओ, आपको मिल जाएगा पायरो एसिड, आपको मिल जाएगा पायरो एसिड। तो इस चीज का ध्यान रखें कि दो एक एसिड को ऐड करें, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रहा है, तो आपको मिल जाएगा पायरो एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 और कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर 51, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत बार कई बार मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, आपको ये बताना है कि कोबाल्ट पे चार्ज क्या होगा, है ना। कोबाल्ट पे आपको चार्ज बताना है, ठीक है। तो अब बताने का तरीका क्या है, पहली चीज सल्फेट होगा, सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, सल्फेट पे चार्ज होता है +2 -2, ठीक है। सल्फेट पे क्या चार्ज है, -2, ठीक है। तो अब अगर सल्फेट में -2 चार्ज है तो दो सल्फेट है, अगर दो सल्फेट है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, इस पे चार्ज आ जाएगा +2, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +2, ठीक है ना, इस पे चार्ज आएगा +4, ठीक है। एक सल्फेट पे -2, दो सल्फेट पे -4, ओवरऑल बैलेंस से लेकर कितना आ जाएगा +4। अगर ये +4 है, ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज कितना होता है -1, इस पे चार्ज कितना होता है -1, व्हिच मींस ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज शुड बी +6, सो दैट ये +4 ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्या बने +4, है ना। तो इन दोनों का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि NH3 इज न्यूट्रल, NH3 इज न्यूट्रल, तो यहां पर NH3 की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, तो सिर्फ कॉपर कोबाल्ट और कोबाल्ट की वजह से चार्ज आ रहा है। अब कोबाल्ट का चार्ज इतना होना चाहिए कि ओवरऑल चार्ज क्या बने +4, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कोबाल्ट का हम मान लेते हैं 2x, कोबाल्ट का मान लेते हैं 2x, दो है कोबाल्ट हमारे पास, दोनों का मान लेते हैं हम 2x, ठीक है। साथ में हम मान लेते हैं -1 किसका है, OH का, -1 किसका है, क्लोरीन का, इक्वल टू +4। जब आप देखोगे तो x की वैल्यू आएगी 3, है ना, और x रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन कोबाल्ट, x रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन कोबाल्ट, ठीक है। x रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन कोबाल्ट, कि यार x पे x का चार्ज, इसका +3, इसका भी x है, इसका भी x है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां आता है कि बेटा सिंपल चीज की क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इसको देखेंगे ना, तो हम इसको देखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज चार्ज कितना है, ठीक है। हम ये देखेंगे एवरेज चार्ज कितना, हम ये नहीं देखेंगे कि यार इस पे +4 हो सकता है, इस पे +2 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, इस पे +3 +2 हो सकता है, या +1 हो सकता है, इस पे +5 हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक तो +3, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज चार्ज देखते हैं कि एवरेज चार्ज टोटल, मतलब इस पे भी +3, इस पे इक्वल बांट देते हैं, ताकि एवरेज चार्ज हमें इक्वल मिले, है ना। तो हम इस तरह से देखते हैं कि एवरेज चार्ज क्या है। एवरेज चार्ज अगर 5 है, टोटल चार्ज 5 है, +5 है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2.5 2.5 इस तरह से बन जाएगा, या 2 और 3 इस तरह से बन जाएगा, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना चार्ज है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए और इक्वल अमाउंट में बांट दीजिए, इक्वल अमाउंट से आपको पता चलेगा कितना चार्ज इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51, कोऑर्डिनेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसका ध्यान रखें। कोऑर्डिनेशन से कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप अपने FSTs में भी देखे होंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का थोड़ा ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, अगेन कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन। देखिए, पहले आपसे कोऑर्डिनेशन पूछा, कोऑर्डिनेशन में आपसे नेमिंग चार्ज में पूछा, अब अगेन दोबारा से कोऑर्डिनेशन पूछ लिया और कोऑर्डिनेशन पूछा गया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना रखा है CO NH3 ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना, और एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है
ये कॉम्प्लेक्स बना है। और आपसे पूछा गया आपको ये बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो आप सिंपल चीज है 3,3 MA3B3 की फॉर्म में है ना, MA3B3 की फॉर्म में। तो कैसे देखेंगे, जब साथ में हो तीनों, जब साथ में हो तीनों और अपोजिट में ना हो तो क्या होता है, फेशियल। साथ में हो तीनों तो अपोजिट में ना हो क्या होता है, एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फेशियल। और जब अपोजिट में आ जाए, जैसे ये अपोजिट में आ गया तो इसको बोल देते हैं मेरिडोनियल। दिस इज फैक आइसोमर या फेशियल आइसोमर। और जब ये है तो ये जाएगा मर आइसोमर, MER, ये मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है ना, मर आइसोमर या मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। तो फेशियल एंड मेरिडोनियल फॉर्म है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कोऑर्डिनेशन में, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 59 हुआ, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया है यहाँ का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 60 में आपके पास डायपोरिन है, ठीक है ना, डायपोरिन है और आपको बॉन्ड एंगल बताना है, ठीक है ना। आपको डायपोरिन दे रखी है और आपको बताना है बॉन्ड एंगल कैसा होगा, है ना। इनके बीच का बॉन्ड एंगल बताना है, किसका बॉन्ड एंगल बताना है, HBH, ये बॉन्ड एंगल बताना है आपको, सिंपल, ठीक है। तो अब दो टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल्स हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, ये आउट ऑफ द प्लेन वाला बनेगा, तो ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से, H, वो आउट ऑफ द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और आपको एंगल पूछ लिया गया, ये दोनों एंगल आपको बताने हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो ये एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है ना। लेकिन अब आपको पता है कि स्क्वायर का जो रिंग स्ट्रेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये अपने रिंग स्ट्रेन को हटाने की कोशिश करता है। जब ये रिंग स्ट्रेन को हटाने की कोशिश करता है तो एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो एंगल थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसका एंगल होता है 95 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसको रिंग स्ट्रेन को कम करना है, तभी इसकी स्टेबिलिटी आएगी। किसी भी रिंग स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती है ना। तो क्योंकि इसको रिंग स्ट्रेन को कम करना है तो अपने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, और जब स्ट्रेच करता है तो एंगल बढ़ता है और एंगल हो जाता है 95 डिग्री, ठीक है। और जो आउटसाइड वाला एंगल है ये हो जाता है 120 डिग्री। अब ओवरऑल कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा, वैसे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है तो यहां पर ये 95 हो जाएगा और ये 109 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ गया कितना हो जाता है 120 के आसपास। ये 120 122 के बीच में घूमता है और ये 95 के आसपास रहता है, 95 से 97 के बीच में, ठीक है। कई बुक्स को 95 97 लिखती हैं, ठीक है, 97 लिखती है, कई बुक्स को 95 लिखती हैं, कुछ बुक्स को 122 लिखती हैं, कुछ बुक्स को 120 लिखती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 120 से 122, अप्रोक्सीमेटली 95 से 97 के बीच में ये एंगल रहता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, बस एंगल पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था कि इन डायपोरिन 2HBH एंगल्स आर नियरली, 2HBH एंगल्स मतलब ये A ये वाला एंगल और B ये वाला एंगल क्या है ना। तो आपसे सिर्फ एंगल की वैल्यूज पूछी गई थी और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ज्योमेट्री ऑफ, ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है ज्योमेट्री ऑफ CHCl3 की ज्योमेट्री बतानी है आपको, है ना, ज्योमेट्री बतानी कि ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री निकालने की सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको निकालना होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने सेंट्रल मेटल कैसे देखोगे, सेंट्रल मेटल देखोगे कि भैया जहां पर आपको ये देखना है कि कार्बन विल बी द सेंट्रल मेटल, है ना। कार्बन आपके सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है। आपके पास क्या हो गया H, आपके पास क्या हो गया Cl, आपके पास क्या हो गया Cl, आपके पास क्या हो गया C। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब आपको बस बेसिकली क्या देखना है, आपको ये पूछा जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है। और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं, which means जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसका शेप है। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो 67 का पहले CHCl3 का आपको सिर्फ ज्योमेट्री पूछी हुई थी, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और हाइब्रिडाइजेशन से आप इसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया कि आयनिक साइजेस का जो ट्रेंड है इनकरेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइजेस। तो याद रखिए इस टर्म को याद रखना है आपको, इनकरेक्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं कब करेक्ट पूछ रहे हैं, वो वहीं पर गलती करवाएगा आपसे,
ठीक है, तो वर्ड को मार्क कर लीजिए, आप पेपर को रीड करें तो उस वर्ड को मार्क कर लीजिए कि इनकरेक्ट बोल रहा है करेक्ट बोल रहा है। करेक्ट बोल रहा है तो करेक्ट के हिसाब से आप देखिए, इनकरेक्ट बोल रहा है तो इनकरेक्ट के हिसाब से। और हमेशा याद रखिए कि पहले ऑप्शन को कभी भी मत सोचिए, पहले ऑप्शन देखने के बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शन जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने करेक्ट पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट और आपने पढ़ लिया करेक्ट, ठीक है, तो अब क्या होगा कि पहला वाला ऑप्शन आपको करेक्ट दिख जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपको करेक्ट दिख जाएगा, तो गलती क्या हो जाएगी, आप पहला वाला ऑप्शन आपको करेक्ट दिख गया तो आप सीधा टिक मार दोगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो, इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो पहली चीज इसको मार्क कर लीजिए। दूसरी चीज एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए करेक्ट इनकरेक्ट वाला, तो एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन जरूर देखिए, ठीक है, ताकि उसमें आपको पता चल जाए कि क्या पता हो सकता है कि आप फर्स्ट 3 ऑप्शंस में ही आंसर निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए आयनिक साइजेस का। तो आयनिक साइजेस में आपको दे रखा है La3+, Gd3+, Eu3+, Lu3+। ये लिखते लिखते ही मेरे को पता चल गया गलत है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है ना। Ce, Pr, Sn, Lu, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया थर्ड, उसमें दिया गया है K+, Sc3+, V5+, Mn+7, ठीक है। और लास्ट आपको दिया गया फोर्थ Ti 4+, zirconium 4+ एंड हॉफनियम 4+, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, इनकरेक्ट है। अब ध्यान रखिए कि जब भी आप लैंथोनाइड सीरीज को देखेंगे तो लैंथोनाइड सीरीज और एक्टोनाइड सीरीज में अक्रॉस द पीरियड जाने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी आपके पास चार्ज है, जब भी आपके पास क्या है +3 चार्ज है, तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यूरोपियम के बाद आता है जीडी, लैंथोनाइड सीरीज, यूरोपियम के बाद क्या आता है गैडोलियम, यूरोपियम गैडोलिनियम यूरोपियम के बाद आता है। और अगर ये यूरोपियम के बाद आता है तो इसका साइज यूरोपियम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जबकि ज्यादा बड़ा होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरियम, बेवेरियम, एसएम, ल्यूटेनियम। अब सिंपल चीज है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, सबसे ऊपर ये आता है, सबसे पीछे आता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, K+, Sc3+, V5+ एंड Mn+7, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम है, ठीक है। दे आर फॉलोइंग द क्लोइंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे हैं तो जिस पे ज्यादा चार्ज उसका साइज सबसे छोटा, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज सबसे छोटा, तो सिंपल ट्रेंड है, बिल्कुल सही ट्रेंड है। नेक्स्ट 3D 4D 5D, तो बता रखा है आपको कि 3D और 4D में साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, और 4D और 5D का साइज सेम हो जाता है क्योंकि ऑफ द लैंथोनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। इसी का ध्यान रखना है, 3D से 4D में साइज बढ़ेगा और 4D से 5D में साइज सिमिलर रहेगा बिकॉज ऑफ द लैंथोनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर SO4 2-। SO4 2- का आपको फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर बताना है, ठीक है। SO4 2- को क्या बताना है, फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा चीज है, आपको क्या करना है, इसमें चार्ज कितने हैं, तो ये चार्ज क्या करेगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, है ना। स्ट्रक्चर कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है और नेगेटिव चार्ज भी सबके पास होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या रखना है, पार्शियल चार्ज, फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का 2 -2 चार्ज है, -2 चार्ज है और कितने ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है, 4 ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है, कितना हो जाएगा, पॉइंट -0.5, है ना, कितना हो जाएगा, -0.5। तो -2 चार्ज है और -2 चार्ज है और किसमें डिवाइड हो रहा है, 4 ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज की जब हम बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज की जब हम बात करेंगे तो -2 चार्ज है, 4 ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 -0.5, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछिए बॉन्ड ऑर्डर, तो कितने बॉन्ड बेटा टोटल अगर बॉन्ड काउंट करेंगे आप इसमें, तो टोटल बॉन्ड है इसमें 6 बॉन्ड्स, ठीक है। 4 तो सिंगल बॉन्ड हो गए, 2 डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर 6 बॉन्ड्स हैं, कितने ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहे हैं, 4 में, तो जगह 1.5, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। बस आपको यही चीज निकालनी थी कि चार्ज कितना होगा और फॉर्मल चार्ज कितना होगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। फॉर्मल चार्ज विल बी -0.5
एंड बॉन्ड नंबर विल बी 1.5 माइनस 0.5 मतलब माइनस इज हाफ, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 71 आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 70 अब करते हैं 72 की बात। आपसे पूछा गया है कि composition of bleaching powder contains composition of bleaching powder। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया composition of bleaching powder। पहले तो याद रखिए bleaching powder बनता कैसे है। bleaching powder कैसे बनता है, CaOH का whole twice, ठीक है, reacts with Cl2। जब CaOH का whole twice reacts with Cl2 gives us CaOCl का whole twice, साथ में CaCl2, साथ में पानी। This is how we form bleaching powder। अब आपसे पूछा गया है composition of bleaching powder contains, composition of bleaching powder contains क्या कंटेन करता है, क्या ये bleaching powder है, क्या ये bleaching powder है, क्या ये bleaching powder है, क्या है bleaching powder। तो बेसिकली bleaching powder contains each one of the elements, सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे जो कंपोजिट कंपाउंड्स हैं, वो सब ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट वन कंपाउंड, इट इज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। यस, ब्लीचिंग एक्शन दिखाने वाला कौन है, ब्लीचिंग एक्शन सिर्फ ये दिखाता है। ब्लीचिंग एक्शन कौन दिखाता है, CaOCl का होल ट्वाइस। ब्लीचिंग एक्शन कौन दिखाता है, CaOCl का होल ट्वाइस। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOH होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस एंड CaCl2। ये सब के सब क्या दिखाते हैं, ये सब के सब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा जाएगा तब कैसे लिखोगे, CaOH होल ट्वाइस डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2, ठीक है, डॉट सारे वाटर प्लस Cl2 सब कुछ ऐड कर सकते हैं आपसे, है ना, सब करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द composition ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होगी, सब ब्लीचिंग पाउडर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मेन मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73, है ना। बहुत क्वेश्चन बेटा इनऑर्गेनिक से आ रहा है। इनऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है, याद रखिएगा, जो आपको सीधा नंबर दिलाएगा। एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब जिसमें क्वेश्चन घुमाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आपको आता है तो आता है, और नहीं आता तो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। और दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन आपको आता है तो 10 मिनट 10 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन आता है। तो जल्दी क्वेश्चन होता है इनऑर्गेनिक का, और आप कंफर्म रहते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो इससे बेटर टॉपिक नहीं हो सकता स्कोर करने के लिए। और आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आसानी से जल्दी हो सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन 60 नंबर आप बहुत आराम से इनऑर्गेनिक में ला सकते हो। 60 नहीं तो एटलीस्ट 50 तो बहुत प्यार से इनऑर्गेनिक। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे पेपर को तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, दोबारा पेपर पे आते हैं तो 73 की बात करते हैं। देखिएगा, द मेन मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसने ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसने एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसने Pt, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसने Ba, है ना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोला गया कि सी वाटर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेटा सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड का अमाउंट ना बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को निकालने के लिए हम सी वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट है, प्लैटिनम और बेरियम हम इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन में ध्यान देते नहीं, ठीक है। बट मैग्नीशियम इज वेरी हाई अमाउंट प्रेजेंट इन सी वाटर। तो मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, सी वाटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैग्नीशियम, है ना। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे, विच इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, आपसे बोला गया कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है, मेटल और कार्बन के बीच जिसमें भी बॉन्ड हो, ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच जिसमें बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो मेटल और कार्बन के बीच जिसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ध्यान से देखिए, फेरोसिन, सिस्प्लैटिन क्या होता है, सिस्प्लैटिन होता है आपके पास, सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर है आपके पास कुछ इस तरह से, PtCl2NH3 होल ट्वाइस। अब इस कॉम्प्लेक्स में कहीं भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स में कहीं भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हम साफ-साफ ये बोल सकते हैं बेटा, कि इसमें कोऑर्डिनेशन ये क्या होगा, नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, उसमें कार्बन तो प्रेजेंट है ही नहीं। क्योंकि फेरोसिन में कार्बन प्रेजेंट होगा, फेरोसिन में रिंग क्या होती है, दिस इज फेरोसिन।
दिस इज फेरोसिन, है ना, ये फेरोसिन है आपके पास। उसके बाद आ गया जी से सॉल्ट। जी से सॉल्ट में क्या होता है, जी से सॉल्ट में कुछ इस तरह से आपके पास डबल बॉन्ड बनता है CH2 के साथ, है ना, दिस इज जी से सॉल्ट। एंड देन आपके पास जिंगरनाटा, जिंगरनाटा आपने ऑर्गेनिक में कई बार पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या बनता है, इसमें सिस्प्लैटिन में, स्पेसिफिकली सिस्प्लैटिन में मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट, इट इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे आप, ठीक है। 78, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया कि आपके पास एक रिएक्शन है X2 प्लस 2y माइनस, X2 प्लस 2y माइनस गिव्स अस Y2 प्लस 2x माइनस, ठीक है। और बोला गया है x एंड y मे नॉट बी, आपसे पूछा गया x और y क्या नहीं होगा, ठीक है। तो x पहला ऑप्शन दे रखा हमने, x इक्वल्स टू f एंड y इक्वल्स टू Cl Br I। अब ध्यान से देखिए, अगर x कर रहा है तो x खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, है ना। x क्या कर रहा है, दूसरे खुद को रिड्यूस, ऑक्सीडाइज। तो x2 is acting as oxidizing agent। X2 कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। X2 कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, which means अब आपको देखना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा। क्या F2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Cl Br और I को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज करके इनको Cl2 Br2 और I2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज राइट, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। राइट स्टेटमेंट है कि दिस इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन को सफाइस करता है, अग्री करता है इस स्टेटमेंट से। नेक्स्ट इज x equals to Cl, y equals to Br and I। बिल्कुल सही बात है। हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं ना, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाती है, तो अपने से ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो Cl फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बट अपने से नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो Br और I को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। थर्ड है आपके पास x equals to Br, y equals to I। अगेन सेम स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सफाइस करते हैं इस रिएक्शन के साथ। बट जब आप देखेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट आपको दे रखा है x equals to Br and y equals to f Cl I। अब आपको पता है कि Br सिर्फ आयोडीन को, अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है, which means ये वाला स्टेटमेंट, नीचे वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और इसको समझिए की कोशिश करिए कि Br2 इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा और जो करेगा, तो ये क्या करेगा, ये I2 को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इस वजह से लास्ट वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर द रिएक्शन दैट इज गिवन x and y may not be, this x and y cannot, may not पूछा है, may भी नहीं पूछा, may not be, तो ये तीनों सही हैं, बट may not भी पूछा, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा व्हिच वन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपसे पूछा है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। पहला, फर्स्ट आपके पास Tl3+, दूसरा आपके पास है Pb4+, तीसरा आपके पास है Bi5+, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। अब जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि Tl3+ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Tl+1, P की स्टेबल ऑक्सीडेशन क्या है, +2, बिस्मथ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, which means इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो ये हमेशा क्या करेंगे, खुद को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजना चाहेंगे, और अगर ये खुद को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजना, which means खुद को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, खुद को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, which means all the three elements have the ability of oxidizing agent, and they can act as oxidizing, तीनों की तीनों कैसे एक्ट कर सकते हैं, as oxidizing agent, ठीक है। तो तीनों की तीनों, बिकॉज जिनका लोअर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल है, तो तीनों कैसे एक्ट करेंगे, as oxidizing agents, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80, है ना, 80 हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है सब्सटेंस यूज्ड फॉर क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्लार्क्स मेथड है क्या। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो क्लार्क्स प्रोसेस मैंने पढ़ाया था आपको हार्डनेस ऑफ वाटर में। जब हमने हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ी थी तो वहां हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम क्लार्क्स मेथड यूज करते हैं। और कौन सी हार्डनेस रिमूव करने के लिए? टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। कौन सी हार्डनेस रिमूव करने के लिए? टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती क्या है? जो भी हार्डनेस कैल्शियम का सॉल्ट, जो भी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से आए उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस, बिकॉज इट इज इजीली रिमूवेबल। आप हीट करने के बाद भी, बॉयल करने के बाद ही पानी को उससे रिमूव कर सकते हो। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है? बाइकार्बोनेट की वजह से। और इसमें हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होता क्या है? बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। साथ में वाटर रिलीज होता है, वो अलग चीज हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट बनते ही हम इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्लार्क्स मेथड में हम क्या यूज करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको आंसर देखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप उसके बेसिस से इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एंड होपफुली आपको आप मेहनत कर रहे होंगे, आपको ये पार्ट समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप हमारे ई क्लासरूम चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है, एंड आपको पता है मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, तो आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें बाकी सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। एंड होपफुल आप मेहनत कीजिए, ठीक है, अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कीजिए। बहुत जरूरी है कि आप डेडिकेटेड रहें, क्योंकि एक दिन की भी, एक दिन की, एक हफ्ते की, एक दिन से एक हफ्ते की भी अगर आप डिले करते हैं, अगर आप मेहनत को स्टॉप करते हैं, तो वो आपके मेन पेपर में जरूर दिखेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज बहुत देर तक पढ़िए, लेकिन डेडिकेटेड रहिए, मेहनत करिए। और जब भी पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडीज, आपको क्या सिखाया? स्मार्ट स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्मार्ट स्टडीज एंड टाइम को कैसे मैनेज करना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने पेपर, जो नीट का पेपर है 26 जुलाई को, उस पर ध्यान देना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट बार हम FST, अभी FST 13 हुआ है, FST 14 के साथ आपको नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने FST 13 के सॉल्यूशन की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 47, दैट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, और आप ये जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है इसमें क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने हैं, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने हैं, उसमें एक छोटा सा नॉलेज छिपा हुआ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज अगेन, दिस इज नॉट हाइड्रोजन, इट हैज टू बी ऑक्सीजन, ठीक है। सो 47 वी आर राइटिंग 47, ठीक है। सो 47 क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NO। So this is oxygen and O मिसप्रिंट हो गया है हाइड्रोजन की तरह। नाउ इन्होंने इनका Kc वैल्यू गिवन है, इनका Kc वैल्यू गिवन है, Kc वैल्यू गिवन है, दैट इज 10 टू द पावर -40। मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। दिस Kc इज वेरी वेरी लेस, दिस Kc इज वेरी लेस। इसका क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है वो बहुत ही, उसका जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है बहुत ही कम है। इसका क्या मतलब है कि ये बंदा, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन बहुत ही मिनिमल अमाउंट में रिएक्शन करके NO बना रहा होगा, ठीक है। इसका और क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ मोल्स आपका लिया है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा कम है कि क्या है, आप इसका जो डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ N2 एंड ऑक्सीजन क्या होगा, वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? जो डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ N2 एंड ऑक्सीजन क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जो एक्सटेंट जितना खर्च हो रहा है वो बहुत ही कम खर्च हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अपने प्रश्न की तरफ। तो इन्होंने बोला कि वी हैव इनिशियली 0.4 मोल ऑफ N2 एंड 0.9 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, सो एट T इज इक्वल टू 0। मतलब इनिशियली वी हैव 0.4 मोल ऑफ N2 एंड 0.9 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, यानी कि अपने पास ये तो 0 मोल हो जाएंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, उन्होंने पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम बताइए कि इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। जब ये तीनों रिएक्शन कर लेंगे, इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, तो बताइए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेट अस अज्यूम 0.4 x मोल रिएक्शन कर लिया, सो 0.4 माइनस x लेफ्ट हो जाएगा T, कब? इक्विलिब्रियम टाइम पे।
तो 0.4 minus x is the number of moles of N2 left at equilibrium. Now 0.9 minus x is the number of moles of oxygen left at equilibrium. आगे बढ़ें तो ये x मोल एक बनाता है 2, तो x बनाएगा 2x. So 2x mole is the number of moles of NO equilibrium पे बन गया है. ठीक है, अब क्या करेंगे हम K की वैल्यू, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं. सो व्हाट इज K? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, दिस इज इक्वल टू NO, concentration of NO to the power 2 divided by N2 into oxygen. ओके, ये आपका क्या हो गया है, हमने क्या लिया, एक्सप्रेशन लिखा है K का. तो वैल्यूज पुट करेंगे जल्दी से. वैल्यूज कहां से, यहां से ले आए. लेट अस अज्यूम V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. सिंस दिस इज कंसंट्रेशन, तो हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम तो लिखना ही पड़ेगा. सो लेट अस राइट 2x by v स्क्वायर डिवाइड बाय n2 क्या हो जाएगा, 0.4 minus x by v and this is 0.9 minus x by. ओके, अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर इसमें से ये x इतना ज्यादा स्मॉल है कि इसमें से घट भी जाए तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0.4 वो क्या हो जाएगा, 0.3999999 हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्या है, वो स्मॉल इतना ज्यादा स्मॉल है कि क्या है, x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो जो आप डिक्रीज इन वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम हो जाएगा. और इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं और उसी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ पे एक v है, यहाँ पे एक v है, तीन सारे के सारे v कैंसिल हो गए तो v को नहीं लिख रहे हैं. एंड दिस इज लेट अस राइट इज 0.4 ओनली इनटू एंड इसको 0.9. ठीक है, ये बताना चाह रहा था ये Kc का ये स्मॉल वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 40. ओके, वेरी सिंपल. अब सिंपल सा आप इसको कैलकुलेशन कर लो. सो दिस x स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है. सो x इज इक्वल टू लेट्स से x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा. सो 0.4 into 0.9 दैट इज 0.36. सो यू कैन राइट 36 by 4. सो मैंने यहाँ 10 टू द पावर उसको क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर माइनस 42. और अगर आप इस x स्क्वायर को यहाँ पे लाओगे तो दिस विल बिकम रूट, and that's why x is equal to what, 6 by 2 into 10 to the power minus 21. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 into 10 to the power, तो आप 3 लिख सकते हो, 3 into 10 to the power minus 21. अब बंदा पूछ रहा है कि बताइए एट इक्विलिब्रियम इनका कंसंट्रेशन क्या है. तो इनका कंसंट्रेशन रिमेंस 0.4, इसका कंसंट्रेशन रिमेंस 0.9, क्योंकि x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है. तो क्या है, इन दोनों में ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है. अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NO? कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इक्वल टू 2 into x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट 6 into 10 to the power minus 20. तो बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको ये समझना था कि ये Kc is equal to दिस वेरी स्मॉल नंबर देने का मतलब क्या है. ओके, अब बढ़ते हैं आगे तरफ. तो 47 हमने सॉल्व किया, लेट अस कम टू 49. 49 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 49 क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स गिव द पॉलीमर नियोप्रीन. तो नियोप्रीन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो पॉलीक्लोरोप्रीन बोले इसका क्या मतलब है कि क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर. सो व्हाट इज द क्लोरोप्रीन, क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, करेक्ट. देन हाइड्रोजन हियर, देन हाइड्रोजन हियर, देन क्लोरीन हियर, देन C double bond CH2 and CH. So this is your monomer, correct? This is called chloroprene. Search for this in option. So if you see, I think option number 1 is the correct one, correct? Option number 1 वो थोड़ा सा उसे घुमा के दे दिया है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है. Okay, so let's moving to our next problem. Problem number 52. Scurvy is caused. ठीक है, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी जो बीमारी है उसमें आपका क्या होता है, गम्स, ब्लीडिंग इन गम्स होता है, वीकनेस होता है, फैटिग होता है, रैश होते हैं. सो दिस ऑल आर द उसके लक्षण हैं, करेक्ट. ये होता क्यों है, दिस आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा कमी किसका, विटामिन सी का.
ठीक है। तो विटामिन सी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है तो स्कर्वी होता है, ठीक है। अगर मान लो विटामिन सी की बहुत कमी हो गई तो हमें कैसे इसको दूर करें? तो भाई आप क्या है, साइट्रस फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, तो ये सारी चीजें में विटामिन सी आपको मिलेगी। सो ऑप्शन इज 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 53, बॉन्ड लेंथ ऑफ ईथेन, इथीन, इथाइन एंड बेंजीन। इनका बॉन्ड लेंथ क्या कीजिए, ऑर्डर में इनको सजाइए। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 53 एंड आपको बॉन्ड लेंथ बताना है। सो लेट अस राइट इथेन। इथेन का मतलब है सी सिंगल बॉन्ड सी, CH3। देन वी हैव इथीन, सो C डबल बॉन्ड CH2। एंड द लास्ट आई थिंक दिस इज एसिटाइलिन, और इसको आप इथाइन भी बोलते हो। सो C ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड विल बी द शॉर्टेस्ट वन। ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे छोटा हो जाएगा। देन कम्स योर डबल बॉन्ड एंड देन कम्स योर सिंगल बॉन्ड। ओके, अब क्या है, बेंजीन की बात कर रहे हो तो बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि हर सिंगल बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, यानी कि वो जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में होगा। तो इट कम्स हियर, योर बेंजीन विल कम हियर। क्यों? क्योंकि सारे जो कार्बन हैं सबके पास, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डॉट 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 दिखाते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, करेक्ट। ये जो बॉन्ड लेंथ होगा ये इसके और इसके बीच का होगा। तो आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 1 2 3 पर लेफ्ट साइड इज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज द फोर्थ वन। लेट्स अरेंज दिस। तो पहला क्या हो जाएगा, सबसे लंबा बॉन्ड इज 1, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है। फिर पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा पर सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा। सो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर आ जाएगा। देन कम्स योर सेकंड नंबर एंड द शॉर्टेस्ट वन इज दिस वन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, वी हैव 54। सो 54 में क्या है, वी हैव बीन गिवन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्या क्या है, CH2 sorry CH3 CH2Cl, देन CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब भाई लिखो दोनों को। सो दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन क्लोरीन एंड द अनदर वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन। ओके भैया, दोनों देखो इन दोनों मॉलिक्यूल को दे दिए गए और प्रश्न पूछ लिए गए। क्या क्या पूछा गया कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन for A is greater than B. So let us write this is A and this is B. तो उन्होंने बोला कि bond length of this carbon and chlorine is greater compared to this one. Yes. क्यों? क्योंकि ये है क्लोरीन, ये करेगा रेजोनेंस, यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड नहीं रहा। रेजोनेंस के कारण उसके पास भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, यानी कि बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो इस सिंगल से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। So this is correct one. Now dipole moment of A is greater than B, that is also correct. यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये जो बॉन्ड है लंबा है, बॉन्ड है छोटा है। What is dipole moment? You know क्या है, लेंथ इनटू चार्ज होता है। यहाँ पे लेंथ छोटा है, वहाँ पे लेंथ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वो उस बंदे का डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर द डायपोल मोमेंट। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन for A is greater than B, that is also correct। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इज बड़ा सा, सो क्या होगा कि वो क्लोरीन है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। यानी कि कार्बन क्लोरीन का जो ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्ड बॉन्ड। ओके, तो इस बॉन्ड को तोड़ना इज डिफिकल्ट कंपेयर टू ये वन। तो क्या है कि जिस बॉन्ड को आप आराम से तोड़ सकते हो वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो बॉन्ड को कम मतलब उसको तोड़ने में मुश्किल आ रही है, दैट इज द क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द 55 एंड दिस इज अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ pKa ऑफ एसिटिक एसिड, pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड, दिस ऑल थिंग्स यू शुड नो। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पता होते हैं तो इसके आंसर आपको सीधे पता चल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्या है इसका आंसर? अगर आपको फॉर्मिक एसिड का pKa वैल्यू पता होता है तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्या होता है फॉर्मिक एसिड का pKa 3.7, करेक्ट।
करेक्ट. सो लेट्स मूव. दिस इज फॉर्मिक एसिड, वी हैव बीन गिवन 55 वी आर सॉल्विंग. 55 वी आर सॉल्विंग. तो इन्होंने बोला कि हाफ ऑफ द फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ KOH. इफ Ka वैल्यू इज गिवन देन pH. तो भैया हाफ जब न्यूट्रलाइज कर दिया तो वो तो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है. उस न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 है, वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा. अब जो बाकी के जो बचे हुए हैं एसिड आपके, वही आपका pH दिखाएगा. सो लेट अस राइट, सिंपल सी बात है, pH ऑफ द सॉल्यूशन हियर इज इक्वल टू pKa. व्हाट इज pKa? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K. Find out negative logarithm of Ka is equal to negative of, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है, negative of log of 2 into 10 to the power minus 4, 2 into 10 to minus 4, that is equal to minus, ये हो गया -4 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास होती है, so let us say 0.3 and you will get this is 3.7. okay, no confusion. ठीक है, बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे. अगला प्रश्न क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 176 ग्राम ऑफ CO2. बड़ा ही सिंपल सा सवाल है. 56 यू आर सॉल्विंग. आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 176 ग्राम ऑफ CO2. So number of moles of CO2 तो पहले निकाल ही लें. So given weight that is 176 divide by क्या हो जाएगा, molecular mass of CO2 क्या हो जाएगा, 12 plus कितना हो जाएगा, 32 side and 44. So 40, let's say 44 here. I think this is, ये 4 बार में कट जा रहा है. So 4 is the number of moles of CO2. चलो आगे बढ़े. अब हमें क्या पता है, 1 मोल में, 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम. तो बताइए 1 मोल में, तो 4 मोल में कितने, 4 मोल में होंगे 2 into 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. यानी कि दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल के आ गया. अब क्या करेंगे, सबसे अंत स्टेप इज 1, दिस इज द लास्ट स्टेप. 1 मोल इज इक्वल टू एन A atoms, so 8, that is equal to 6 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23 into कितना हो जाएगा, I think this is not visible there. लेट्स राइट, यहाँ पे क्या हो गया, सो क्या हो गया, 1 मोल में एक मोल that will have Na, that is 6 into 10 to the power 23 atoms. So we have 8 mole of oxygen, so this is equal to 6 into 8 into 10 to the power 23, and that is equal to 4 into, so let's write it, 6 into 8 is equal to 48. Let's write it 4.8 ताकि एक 10 इधर आ जाए. So this is equal to 4.8 into 10 to the power 24 atoms. हैं? ठीक. Now coming to next problem, and the problem is this is a problem very simple, organic chemistry 57 we are solving. 57 में क्या है, we have order of nucleophilicity. बड़ा ही सिंपल है, हमारे पास 3 प्रकार के molecules given है. Order of nucleophilicity, O negative, CH3O negative, and the last one is CH3 C double bond O and O negative. न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है ये तो सब नेगेटिव चार्ज हैं, किसके पास एबिलिटी कितनी है पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के अपने पास लाने की. ठीक है, कौन सा बंदा है जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा लाए. जो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अपने पास लाएगा दैट्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी. अब पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा लाने के लिए क्या होना चाहिए, इनके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने चाहिए. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर पाएंगे. करेक्ट, दैट्स अ सिंपल बेसिक लॉजिक. ओके, तो अब देख लेंगे कि किसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है.
नेगेटिव चार्ज कम क्यों हो रहा होगा? यहाँ पे आप देखो सबके पास ऑक्सीजन है, सबके पास एक एक नेगेटिव चार्ज है, तो बराबर होना चाहिए। पर इफ यू सी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आपको दिख रहा था वो वहां पे ना होके पूरे रिंग में क्या हो रहा है, वो फैल गया है। ठीक है, तो रिंग में चला गया, इसका मतलब है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे यहाँ पे अब उतने नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो इसकी क्या है, इसको जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो बेचारे पॉजिटिव को क्यों अट्रैक्ट कर पाएगा उतना आसानी से, नहीं ना। तो क्या होगा, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी बहुत ज्यादा कम हो गई। अब इसके पास आए, क्या ये नेगेटिव चार्ज कहीं डिस्पर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसके पास ऐसा कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे बैठा रहेगा, वेट करेगा यानी H+ आयन का, यानी पॉजिटिव चार्ज का। तो ये क्या है, ये भैया आगे निकल जाएगा इनसे। अब इनकी बात करें तो यहां भी क्या हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज। पर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो चार्ज डिस्पर्सन है बस 2 ही ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, पर यहाँ जो चार्ज डिस्पर्सन है पूरे बेंजीन रिंग में हो रहा है। करेक्ट, पूरे बेंजीन रिंग में हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज की एबिलिटी किसके पास ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज की एबिलिटी इसके पास ज्यादा है कंपेयर टू दैट। ओके, कंपेयर टू दैट वन। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर जल्दी से अरेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 2 जो होगा, 2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, then comes 1 and then comes your third। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑलिफेनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डाइविनाइल कीटोन। राइट, डाइविनाइल कीटोन। सो 58 राइट, डाइविनाइल कीटोन। डाइविनाइल कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? डाइविनाइल यानी कि 2 वाइनाइल ग्रुप, किसमें? कीटोन में। सो लेट अस राइट कीटोन। कीटोन का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब डाइविनाइल का मतलब कि क्या कर लीजिए, आप 2 जगह पे वाइनाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव, डाइविनाइल कीटोन। करेक्ट, डाइविनाइल कीटोन। अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ऑलिफेनिक बॉन्ड, यानी कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर। कौन सा है? दिस इज कॉल्ड ऑलिफेनिक बॉन्ड्स। दिस इज कॉल्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा है ये। तो दिस इज कॉल्ड ऑलिफेनिक बॉन्ड्स। तो बताइए कि ऐसे कितने हैं? 2 हैं, दिख रहे हैं हमारे। दिस इज द 1, ठीक है। सो दिस 2 आर कॉल्ड ऑलिफेनिक बॉन्ड्स। दिस इज ऑलिफेनिक बॉन्ड्स। ओके, तो इसको ऑलिफिन्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा नहीं? तो दिस इज 2 वी हैव इन द आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट, प्रॉब्लम नंबर 61। क्या बोल रहा है, एन आयनिक कंपाउंड AB, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन एज 64, is crystallized in BCC structure. BCC structure. Unit cell having lattice constant. What is lattice constant? Lattice constant is nothing but A. Okay, because this is cube, so we have generally A, B, C as the 3 different constants. But we have cube, so A is equal to B is equal to, so that is A, that is the side of the cube given. So side of the cube is given, the density of crystal will be. So let us solve this problem. So 59 we are solving. What is the density formula? Density formula for the structure is equal to D into D is equal to Z. What is Z? Z is the total number of atoms. उसमें किसी भी structure में कितने हैं? That is total number of atoms. Into molecular mass given in gram. Molecular mass should be given in gram. Divide by what is this? A cube. What is this? A cube is the it is a side. Correct? This is the side of the cube and it has to be in centimeter cube. So it has to be in centimeter. Then the last one we have is Na, that is Avogadro's number. Let's put हमारे पास सारे values problem में given हैं, हम put कर लें. Z is equal to, for BCC structure Z की value क्या होती है? 2 होती है. क्यों 2 होती है? 8 corner पे 8 atoms and 8 into 1 by 8 is equal to 1 and BCC यानी बड़ी सेंटर, तो एक एटम क्या होगा? बीच में होगा. टोटल हो गए 2, तो 2 atoms जो होंगे वो होंगे आपके Z is equal to 2 is the number of atoms. Now molecular mass is given as this is given as for 64, so let's write 64 divide by क्या हो जाएगा? A cube.
A cube is given as 400 picometer, change into centimeter. So this is 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 8, correct? 4 into 10 to the power minus 8. This is right cube here, and आगे बढ़ेंगे. The Na is 6 into 10 to the power 23. 10 to the power 23. Okay, so now let's put everywhere. क्या है, जल्दी से कैलकुलेशन बड़ा सिंपल करेंगे. 4 into 4 into 4 that is 64. So this is गया, करेक्ट, ये गया. 4 into 4 into क्यूब है तो ये गया. Then 8 into 3 so minus 24, और 8 into 3 is minus 24, बगल में plus 23 है. So you will get minus 23 at the यहाँ पे. So minus 23 ऊपर, sorry, minus 23 और plus this is actually minus 24 and 23. So you will get plus 10, और ये यहाँ पे plus 10 आ जाएगा. So 20 divided by 60. So this is 20 divided by 60. Correct? Simple calculation है. और this 20 divided by 60 you will getting as 3.3. So 3.3 is the correct answer, and this is I think gram per centimeter cube is given. So I think आंसर आपका ये गलत दे रखा है आंसर की में, so please इसको सुधार लेंगे. Now coming to next problem, this is which of the following compound responds to both iodoform test and Fehling test. Okay, iodoform and Fehling. So let's write iodoform and Fehling test. This is question number 62. ठीक है, तो Fehling क्या है? Fehling का यूज करते हैं हम लोग एल्डिहाइड के लिए करते हैं. अब देखते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमें दोनों टेस्ट दे दे. पहला लेटेस्ट राइट एसीटोन. एसीटोन क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O and CH3. Okay, so this is the correct group. हमें क्या है, ये ग्रुप यहाँ पे मिल जा रहा है. So this will give you iodoform test, but ये Fehling test नहीं देगा. करेक्ट, ये Fehling test नहीं देगा. Now coming to next problem, that is acetaldehyde. Let us write acetaldehyde CH3 C double bond OH. So this will give you Fehling test. पॉजिटिव टेस्ट ये आपको देगा. और फिर अगर आप इस ग्रुप में से खोजें कौन सा ग्रुप है, सो कैन यू फाइंड इट आउट. यस, दिस ग्रुप इज रिसेंबलिंग, यानी कि ये आपका iodoform टेस्ट भी देगा. ओके, नाउ द कमिंग टू नेक्स्ट ऑप्शन इज, द थर्ड ऑप्शन इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ओके, अब क्या है, ये तो आपका Fehling टेस्ट देगा, पर प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कोई ग्रुप हमें यहाँ दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो ऐसा कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है, यानी कि ये आपका iodoform टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, ये आपका iodoform टेस्ट नहीं देगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज इथाइल अल्कोहल. सो दिस इज CH3 CH2OH, यानी कि ये ग्रुप यहाँ से दिख रहा है, ये iodoform टेस्ट देगा, तो ये आपका क्या नहीं देगा, ये आपका Fehling टेस्ट. तो ऐसा कौन सा है? दिस इज ओनली वन. यही एक बंदा बच गया है जो आपको क्या है, दोनों दे रहा है. ये Fehling टेस्ट भी देगा और साथ ही साथ iodoform टेस्ट भी देगा. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. हमारे पास क्या है, दिस इज काइनेटिक्स का बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है. काइनेटिक्स का 63 वी आर सॉल्विंग, एंड इसमें बड़ा ही ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो रेट क्या होता है जनरली? रेट इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन, लेट्स राइट x, y b का कंसंट्रेशन, लेट्स राइट y. Okay, and what is order? Order is equal to x plus 5. ठीक है, यही तो बात करते हैं. अगर आप क्या करो, बस इसको क्या करना है, आप ऑब्जर्व करो. सो पहला कॉन्सेंट्रेशन है 1,1. सो अगर 1 और 1 लिखें, लेट्स एज्यूम कि k की वैल्यू 1 हो जाए, तो अगर 1,1 लिखें तो रेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यानी x की वैल्यू क्या हो सकती थी, 1 into 1 हो सकती थी. x और y क्या हो सकता था, 1 और 1 हो सकता था. तो क्या आपका ये पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरे की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया. यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 1 और 1 पुट करो तो हाँ अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है. पर जैसे ही आप देखोगे कि आपका 2 and 2 डालते हैं, दिस 2 and 2 डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 4 होना चाहिए था, पर 8 आ गया. तो कुछ तो लोचा चल रहा है. क्या लोचा चल रहा है? दिस x इज नॉट 1. अगर आप x2 डाल दो तो आपके तीनों जो है सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, तीनों सेटिस्फाई कर जा रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पे 2 डालो तो क्या हो जाएगा,
सॉरी x y is 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 2 डालो तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 डालो तो इफ यू गेट 2 to the power 3, करेक्ट, सॉरी 2 to the power 2, so let's write the last one हम लिख रहे हैं, so 2 to the power 2 into 2, so this is equal to क्या हो जाएगा आपका, this is like this 2 into 2 to the power, so this is 8। ये कैसे समझ में आया हमको, फिर से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमने किया। अगर x की वैल्यू इन्होंने 2 ली, सॉरी x की वैल्यू अगर इन्होंने 1 ली और y की वैल्यू इन्होंने 2 ली, तो क्या होगा, पहला पुट करेंगे 1 into 1 will give you 1, दूसरा है 2 into 1 again will give you 1, sorry 2, and the last one is यहाँ पुट किया 2, वो यहाँ पुट किया 2, and x is equal to 1, y is equal to 2, तो 2 का 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, तो क्या है, लास्ट वाला सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वैसे भी देखते हो जो आपको तरीका 2 बराबर हो जाए तो हम करते हैं, एक वो भी तरीका है करने का, तो हम उसे भी कर सकते हैं, पर दिस विल गिव यू द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसको आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे तीनों स्टेटमेंट में। सो x plus y that is equal to 1 plus 2 is equal to 3 is the order of the reaction, ओके। तो ये एक सही सिंपल तरीका था, यहाँ पे आपको सिंपल सा इसका आंसर मिल जाएगा। सो ये क्या होता है, 10 to the power -7 से 10 to the power -5 सेंटीमीटर के बीच इसका रेंज होता है कोलाइडल पार्टिकल से। सो डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइडल पार्टिकल, एवरीथिंग यू शुड बी थॉट विद। तो दिस इज 64 का सिंपल सा है, आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग टू 65 इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ऊपर वाला ही है, सो दिस कैन बी योर बोनस मार्क। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, दिस इज अगेन आई कैन टेल यू दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस इन योर एफएसटीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाना चाहिए था। तो पहला क्या है, ए पहला सीक्वेंस क्या है, CH3 CH2OH P plus I2 का क्या मतलब है, ये क्या कर रहे हैं, इस हैलाइड एडिट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आपका जो भी आपका हैलाइड होगा वो क्या हो जाएगा, OH को रिप्लेस कर देगा, यही काम होता है P plus I2 का। तो यहाँ पे I2 है, सो यू विल गेट CH3 CH2I, ठीक है। देन व्हाट एल्स, देन आपको Mg ईथर यानी कि ग्रेगोनार्ड रिएजेंट, तो दिस इज योर A। नाउ Mg ईथर यानी कि आप ग्रेगोनार्ड रिएजेंट बनाने जा रहे हो, सो यू विल गेट लाइक दिस CH2Mg I, करेक्ट। अब आपका ग्रेगोनार्ड रिएजेंट तैयार हो गया है, अब अटैक करवाइए, कहां पे अटैक करवाइए, HCHO पे। सो HCHO ये कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बन होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है, ये कार्बन नेगेटिव नेचर का है, सो दिस इज व्हाट इट विल हैपन। 1 2 3 4 डॉट, 1 2 3 4 डॉट will give you 4 marks, okay? So these 4 dots are very important। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, हाइड्रोलाइसिस H2 का हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ गया, सो राइट ये कार्बन, देन इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, सो राइट CH2 वो ऑक्सीजन, और हाइड्रोलाइसिस करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। सो दिस इज योर सिंपल प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन अल्कोहल बोलते हैं इसको, या आप इसको दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, करेक्ट, एन प्रोपाइल, क्योंकि ये नॉर्मल चेन है तो एन प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे द 68 दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर, चेंज इन एंट्रोपी का मतलब होता है कि रैंडमनेस का बढ़ना। तो बेसिक डेफिनेशन हम बात करते हैं। अब आपको मान लो कि कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये देख लीजिए कि किधर आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, ठीक, गैसेस फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है। तो दैट इज, अगर आप किसी भी चीज को कन्फाइन करके रखे हो यहाँ पे और उसको छोड़ दो, तो जब गैसेस फॉर्म में आएगा तो क्या रैंडमनेस बढ़ गई, ठीक है। तो गैसेस फॉर्म का जो रैंडमनेस होता है वो लिक्विड फेज से ज्यादा होता है, तो अगर आप लिक्विड से गैस में गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। सिमिलरली आप जो सॉलिड से लिक्विड में गए तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, तो क्या हो जाएगा कि आपका रैंडमनेस बढ़ जाएगा लिक्विड फेज में, यानी कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में गए तो क्या हो जाएगा, आपका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर 2 से 3 मोल बढ़ रहा है तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गए, फिर से एंट्रोपी बढ़ गई।
तो आपका काम क्या है, देखिए ऐसे कैसे रिएक्शन हमारे पास है। पहला रिएक्शन H2O गैस टू H2O लिक्विड, मैंने बोला लिक्विड टू गैस बने तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रिएक्शन इज रिवर्स, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सेम अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, H2O लिक्विड टू सॉलिड, अगेन एंट्रोपी डिक्रीज्ड। नाउ थर्ड ऑप्शन 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो टोटल 4 मोल आपके रिएक्टेंट थे, पर बन गया कितना, 2 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गए, यानी कि एंट्रोपी डिक्रीज कर गई। ओके, तो आप लास्ट वाले ऑप्शन को देखो, 2 मोल आपका रिएक्टेंट है, 3 मोल आपका प्रोडक्ट है, सो एंट्रोपी इंक्रीज की, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज की, एंट्रोपी क्या करी, इंक्रीज करी। ओके, सो दिस इज व्हाट 68 इज सेइंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 70। Which of the following statement is correct? करेक्ट का मतलब क्या है, अंडरलाइन करेक्ट, ताकि आप करेक्ट आंसर दे पाओ। Chirality in molecule is necessary and sufficient condition for optical activity. Correct, 100% correct. Chirality, molecular chirality is very important. Now coming to next, अगर पहला सही हो गया, देखते हैं तीनों गलत क्यों हैं। A chirality in molecule, a chirality in molecule is necessary. This is wrong. Chirality होना चाहिए। A chiral molecule always show optical activity. No, it cannot. Then meso compounds have ability to rotate plane polarized light. Wrong. meso compounds के क्या होता है, पास क्या होता है, एक सिमेट्रिक प्लेन होती है। ठीक है, meso compounds है एक सिमेट्रिक प्लेन होती है, तो सिमेट्रिक प्लेन के कारण क्या होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, सो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज वी हैव 74, करेक्ट, 74 क्या बोल दिया, नाइट्रोबेंजीन। वी हैव नाइट्रोबेंजीन ऑलरेडी इन आवर हैंड। Nitrobenzene is there, NO2, so NO2 is there. Now what you have to do is concentrated HNO3 H2O, so of course, and at 80 to 100 degree centigrade. ये जो रिएक्शन है बार बार क्यों आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसका काम क्या है, NO2 ग्रुप को उठा के बेंजीन रिंग में जोड़िए, ये है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम। सो आपका काम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के NO2 ग्रुप का ऐड करना, H2SO4 HNO3 एंड टेम्परेचर हीट। तो अब क्या करेंगे, NO2 ग्रुप कहीं ना कहीं ऐड होने के लिए आएगा, तो जैसे NO2 इस बेंजीन रिंग के पास आएगा तो NO2 ये NO2 बोलेगा कि भैया आई एम द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मैं रिंग को डीएक्टिवेट करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब आप कहां पे आओगे, तो जहां पे बेचारे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी तो क्या करता है, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही कम कर देता है ये NO2 ग्रुप। तो बच्चा खोचा जो जगह है आपका क्या है, दैट इज द मेटा ग्रुप। मेटा ग्रुप एक बचा हुआ जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी इसको, तो दिस विल कम एट द मेटा पोजीशन। ठीक है, तो ये कहां पे आएगा आपका, मेटा पोजीशन पे बंदा आके जुड़ जाए। ये कहां पे आएगा, NO2 आपका मेटा पोजीशन। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो 1,3। ठीक है, सो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 75। काफी दिनों बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, okay, 75, if you see this is problem number 75 you are solving. The uncertainty in the position and momentum of the particle is same, equal, then minimum uncertainty, simple सी बात है, delta p is equal to delta m is given, okay, and what we know that delta m into delta p, sorry, delta x, correct, delta x into delta p, that is greater than or equal to h by 4 pi। अपने हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज व्हाट सेइंग, किसी भी एक समय पे आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए, तो इन्होंने जब बोला तो क्या हो गया कि अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पर रखें, सो यू कैन रिप्लेस दिस डेल्टा x विद डेल्टा p, सो लेट अस राइट दिस डेल्टा p into डेल्टा p
और आप इसको कैसे लिखते हो, डेल्टा पी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। देन व्हाट इज डेल्टा पी को आप क्या लिखते हो, m into डेल्टा v लिखते हो, सो लेट अस राइट इट m into डेल्टा v, नॉट अ प्रॉब्लम। और आप क्या करने वाले हो, इसको स्क्वायर को उड़ाइए, और जब स्क्वायर को उड़ाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो h by 4 pi आ जाएगा, h by 4 pi आ जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा v, डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 का बाहर आएगा तो 2, सो 1 by 2 into m into under root of h by 4 pi, so h by pi is the correct answer। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76, which method can be used to separate two compounds with different solubilities। जब भी आप डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज की बात करते हो तो हम लोग मैक्सिमम केस में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है या टू फेज एक्वस टू फेज एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स जो है हमारे पास क्या है, इस मेथड्स में क्या होता है कि आपके हम मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट डालते हैं, मॉलिक्यूल्स उसमें सॉल्युबल हो जाता है और उस सॉल्वेंट को निकाल के हम वहां से अपना एक्सट्रैक्शन करके हम मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, तब हम इसका यूज करते हैं। So if you see option number 1 and 3, that is called distillation। Distillation हम molecules के volatility के कारण करते हैं। Molecules क्या होता है, volatile होता है, two different compound थे and compound will have different volatility, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, distillation का यूज करते हैं। Sublimation क्या हो गया, sublimation को यूज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो we have the differential extraction is the correct process। जैसे ही आप अपने हायर एजुकेशन देखोगे, अगर आपको गलती से अगर आपको मिल गया एक्सपेरिमेंट करने, तो इफ यू सी एक्सट्रैक्शन काफी मजा आएगा। आप डिफरेंट कलर्स के कंपाउंड देखोगे, आप जो आपके जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग एक्वस टू फेज एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही मजेदार चीजें हैं जो आगे आपको पता चलेगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 79। सो 79, इफ यू सी व्हाट इज 79, problem 79, if you see what is happening, a value is given, a denotes for attractive forces, attractive forces। ठीक है, attractive forces के कारण क्या होता है, आइडियल गैस क्या करता है, डेविएट करता है रियल गैस की तरफ। ठीक है, तो जितना ज्यादा a की वैल्यू उतना ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स और उतना ज्यादा वो दूर भागेगा अपने आइडियल नेचर से। तो आइडियल नेचर से दूर भागा, आपको पता है आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं करता, यानी कि वो जितना ज्यादा दूर चला गया, जितनी ज्यादा वैल्यू हो गई, वो उतना ज्यादा लिक्विफाई करेगा। सो इफ यू सी ए की जितनी ज्यादा वैल्यू, वो उतना ज्यादा लिक्विफाई करेगा। विच गैस कैन इजिली बी लिक्विफाइड, तो जिसकी ए की वैल्यू मैक्सिमम दैट कैन इजिली बी लिक्विफाइड, सर्च फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। सो इफ यू सी SO2 हैज अ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 6.71, सो SO2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, SO2 इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next problem, that is which of the following would react most readily with a nucleophile, most readily with a nucleophile। So we are talking about problem number 81, that is we have different halide। ठीक है, so one chlorine is here, यही बंदा जाएगा और यहाँ पे अटैक होगा। So we have chlorine here, then we have the next problem what we have is benzene ring, chlorine here, then OCH3, then what we have, यहाँ पे आपने जोड़ दिया NO2 को जोड़ दिया नीचे में। जब आप NO2 को जोड़ दोगे, व्हाट इज NO2, NO2 इज रिंग को डीएक्टिवेट बंदा करता है, इसका ध्यान रखना होता है हमें। और फिर लास्ट वन वी हैव इज CH3 and this is chlorine। okay, chlorine here, इस क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ ठीक है, तो अब देखिए किसके पास पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है। ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव कैरेक्टर को और बढ़ा देगा, तो भैया कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके आराम से इस पे अटैक कर लेगा। ठीक है, तो यही तो प्रॉब्लम पूछ रहा था, इनमें से जो कौन सा है मोस्ट रेडिली रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसको सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो भैया पॉजिटिव चार्ज प्रदान कीजिए। कौन करेगा ज्यादा अच्छे से, ये करेगा, यहाँ पे और बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 81 है, इसका आई थिंक 3 इज द करेक्ट वन। नाउ कमिंग टू 82 क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ NaOH।
NaOH का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ रहा है NaOH में। तो ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है ना, Na कितना का 23 ग्राम का होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1, करेक्ट। सो व्हाट इज द परसेंटेज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल टू आई थिंक 40 into 100, सो दिस इज इक्वल टू 0 गया देन 4 गया 40%। व्हाट इज द कैसे कैलकुलेट किया, परसेंटेज निकालने का है कि गिवन ग्राम या गिवन मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सो गिवन मास इज 16, ऑक्सीजन का निकालना था, सो 16 बाय टोटल मास किसका हो गया, 40 हो गया। सो आंसर हमारा आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज 83 देखोगे बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तभी आप इसके आंसर को सही सही बता पाओगे। सो वी हैव दो सॉल्यूशन गिवन हैं, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है कि 3 ml 3 मोलार हो। सिंस ये HCl है तो आप नॉर्मेलिटी या मोलारिटी दोनों का बात सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन्होंने क्या बोला कि लेट अस अज्यूम हम V1 लेते हैं 2 मोलार का, सो 2 मोलार का V1 लिया प्लस V2 लिया, किसका V2 लिया मैंने 5 मोलार का, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इनटू क्या हो जाएगा। सो ये भी बेसिक तरीका है, मैंने लेट अस अज्यूम कि मैं V1 लेता हूं 2 मोलार वाला, V2 लेता हूं 5 मोलार वाला, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इनटू 3, ये जो 3 हमारा क्या है जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें तो यू विल गेट दिस विल गो देयर, सो दिस विल 5 3, so it will come here 2v2 that is equal to v1, 2v2 is equal to v1। ये हमारा क्या आ रहा है, सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अब आप देखो कि एक जो वॉल्यूम है दूसरे से दोगुना हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा मैक्सिमम वॉल्यूम आप कितना ले सकते हो, आपको पता है 500 ही गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम आपका 500 ही हो सकता है। तो इनमें जो बड़ा वाला है दैट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम, करेक्ट। तो बड़ा वाला कौन सा है, सो दिस इज V1 कैन बी द मैक्सिमम वॉल्यूम। 500 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 500 से ज्यादा आपको ले ही नहीं पाओगे क्योंकि उन्होंने 500 ml का 2 सॉल्यूशन दे रखा है, इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते हैं। तो दिस V1 कैन बी 500। So if V1 is 500, you have V2 is equal to 250. So total is equal to 750 ml. So 750 ml is the correct answer. इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं जो सॉल्यूशन आपका 3 मोलार बने। Now coming to next one, which of the following compound will not show tautomerism? tautomerism के लिए H होना चाहिए, तो पहले वाले में H नहीं है, ठीक है, पहले वाले में H नहीं है। आपको लिख के बता दूं कि पहले वाले में H नहीं है, तो पहले वाले में H नहीं है तो टॉटोमेरिज्म वो नहीं जाएगा। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 84। ओके, सो इफ यू सी दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो टॉटोमेरिज्म नहीं जा पाएगा। इफ यू सी दिस वन, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या ये टॉटोमेरिज्म में नहीं चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके the moment you make, you will find it out that we have something called anti-aromatic group. Anti-aromatic group, okay, anti-aromatic are very unstable at room temperature, so that's why what will happen, this second molecule will not exist, correct, ये exist नहीं कर पाएगा room temperature पे, इसलिए क्या है ये आपका टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। Now coming to the third one के पास भी आपके पास क्या है, कि third one के पास भी आपके पास थर्ड वन जो है 1 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, जिसका ये टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाया। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो 85, द रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन इज गिवन एंड दिस इज बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम 85 ईयर्स अभी, बड़ी जल्दी से इसको करेंगे हम लोग। 0.5 मोलर सॉल्यूशन है और उसका रेसिस्टिविटी गिवन है, सो इसका रेसिस्टेंस गिवन है। तो कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, कंडक्टेंस आपको पता है कि मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा m क्या होता है, कप्पा इनटू 1000, करेक्ट, वॉल्यूम 1000 बोलते हैं, 1000 मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, इसको हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इन साइमन क्या होता है ये, पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, करेक्ट, दिस ये ऐसा निकल के आता है। अब हमारे पास हमको कप्पा निकालना है, तो कप्पा निकालने के लिए क्या है, कप्पा कैसे निकालेंगे, कप्पा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका
कपा इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया। क्या ये दोनों वैल्यूज गिवन है? हाँ गिवन है, लेट्स राइट इट। सो 1 बाय r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हैव 50 इनटू लेंथ क्या गिवन है 2.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 4.4 cm. So this will be like 1 by 2. So 1 by 2, and this comes to be 10 to the power minus 2. Okay. So 10 to the power minus 2. Put here 10 to the power minus 2 into 10 to the power 3. Okay. So this comes to be 10 Simon centimeter square per mole. Sorry, this per mole. This is you have to divide by number of. This divide by concentration. So you have to divide by concentration. What is the concentration? 0.5. So 0.5. So this comes to be 20 Simon centimeter square per mole. Okay. Now question पूछ रहा है कि this has to be Simon meter square. So Simon meter square, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दीजिए तो कैसे होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज 20 into 10 to the power minus 4, so this coming to be 0.002 into 10 to the 0.00, correct? I think correct. So this is Simon meter square per mole, correct? Now coming to question number 86 is question 87 बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है, हल्का सा उसको समझना है। 87 बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है। 87 so 87 we are solving। E नॉट आपके पास E नॉट वैल्यू गिवन है तो मैं इसे रिएक्शन लिख लूं। अगर Mg से Mg+2 बने तो जो वैल्यू होगी E नॉट की क्या हो जाएगी 2.37, ठीक है। अगर आपके पास जिंक से Zn+2 बने तो क्या हो जाएगी 0.76, और अगर आपका Fe से Fe+2 बने तो ये हो जाएगा 0.44, ठीक है। चीजें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि Mg से Mg+2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लें, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो यानी कि क्या है Mg से Mg+2 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दोनों साथ हैं, ये बंदा इससे ज्यादा तगड़ा है तो ये क्या करेगा इसके रिवर्स रिएक्शन को जबरदस्ती करा सकता है, यानी कि ये दोनों साथ रखें तो Zn+2 से जिंक चला जाएगा और Mg+2 से चला जाएगा, यानी कि क्या होगा ये बंदा क्या करेगा इसको जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कोई भी बंदा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि अगर Mg और जिंक का जो सेम रिएक्शन साथ में हो रहा हो तो Mg क्या करेगा Zn+2 को रिड्यूस कर देगा जिंक। सिमिलरली क्या करेगा जिंक क्या कर सकता है Fe+2 को रिड्यूस कर देगा आयरन, ठीक है। तो अगर ये चीजें देखा जाए तो ऑप्शन को पढ़ेंगे Mg ऑक्सीडाइजेस Zn+2, नो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जिंक रिड्यूसेस आयरन+2, जिंक रिड्यूसेस आयरन+2, क्योंकि इसका जो ई वैल्यू है क्या है 0.76। ओके, नाउ कमिंग टू 88 क्या बोला है प्रॉब्लम 88 की बात करें। सो वी हैव सी क्लोरीन हियर, देन वी हैव कार्बन, देन वी हैव डबल बॉन्ड एंड देन वी हैव CH3। पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात कर रहा है, स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो पॉजिटिव ये आपका कायरल सेंटर है, तो ये प्लस एंड माइनस बना सकता है, करेक्ट, ये प्लस एंड माइनस बना सकता है, तो 2 हो गए, पर ये सिस ट्रांस भी बना सकता है। तो एक टाइम जब ये सिस बना लिया तो प्लस एंड माइनस, जब ये सिस बना लिया तो प्लस एंड माइनस सिस, दैट्स राइट, प्लस कॉमा माइनस सिस एंड प्लस कॉमा माइनस ट्रांस। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4, टोटल कितने हो गए 4 आपके टोटल आ, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89, सॉरी क्वेश्चन नंबर 89, which of the following will have maximum boiling point। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा नंबर वाले चेन को ढूंढिए, ठीक है, और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया, जिसका ज्यादा सरफेस एरिया उसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और इसीलिए वो क्या होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और वो एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन 90 देख लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन 90 क्या है, दिस इज सिंपल सॉल्यूशन चैप्टर। सो इसको सिंपल किया, पाई इज इक्वल टू ICRT
एंड सिंस दो सॉल्यूशन है I1C1RT इज इक्वल टू I2C2RT। ओके, I1 क्या हो जाएगा, पहले वाला अगर आप एनएच की बात करो तो I1 इज इक्वल टू 2, इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 5.85% मास है, सो 5.85 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट, पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, डिवाइड बाय आई थिंक 58.5, correct, 58.5, this is the number of moles divided by 1 liter, so this is the concentration you will get, 1 liter concentration, and R into T दोनों का बराबर है तो कोई मतलब नहीं बनता, that is equal to I2 ही जो हमें निकालना है, I2, and concentration is same, concentration remains like 17.4 divided by 174.1, sorry 174, correct। तो ये अगर करें so this comes to be 0.1, so this comes to be 0.1, so I2 is equal to 2, यानी कि वन ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, K2SO4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो K2SO4 कैसा जा रहा है, K2SO4 K प्लस 2K प्लस एंड 1SO4 माइनस, ठीक है, यही तो है, इसी रूप में वो जा रहा है। तो क्या है, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल था और एक में से x गया तो ये 2x बना और ये x बना, टोटल जोड़ दे दैट इज अ वन फैक्टर, तो टोटल जोड़ दिया तो 1 माइनस x प्लस 2x प्लस x दैट इज इक्वल टू 2 एंड दैट्स व्हाई x कमिंग टू बी आई थिंक 0.5। सो व्हाट इज 0.5, 0.5 इज द 0.5 into 100 दैट इज अल्फा। अब x लिख लो या अल्फा लिख लो, बात ही बराबर ही है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कमिंग टू बी 0.5 and that's why you can say जो extent है या इसका जो percentage dissociation है that is 50%। so if you see what is the extent of dissociation, this is और ionization चीजें बात बराबर की है क्योंकि आयंस है तो ionization बोल दिए इसको, so this comes to be 50%, so this is your 50% is the answer, ठीक है। तो ये